नमस्कार। 100 साल तक निरोगी काया के साथ कैसे जिया जाए, इस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं इस श्रृंखला में मशहूर आयुर्वेदाचार्य और हमारे पौराणिक जो एंशिएंट नॉलेज ट्रेडिशन है उसके अनुसार अनुसंधान करके एक ऐसे रसायन की खोज करने वाले, एक ऐसे रसायन की खोज को आगे बढ़ाने वाले, बल्कि खोज तो नहीं कहना चाहिए, उस अनुसंधान को परिष्कृत करके परंपरा से सीखकर और उसको आगे बढ़ाकर अब जो जिनको कहते हैं जिनकी काया रुग्ण हो जाती है, काया बेसिकली रुग्ण होती है, पुरानी होती है, जीर्ण होती है। बाकी तो हमारे शास्त्र में यह है कि जीवन कभी खत्म नहीं होता है, जीवन का चक्र चलता रहता है। तो ये जो काया जब मिलती है तो इस काया का एक पीरियड होता है, ये काल के वशीभूत होती है। और इस काल के वशीभूत काया को महाकाल ने किस तरह से निरोगी रखा जाए, ये जो फार्मूले बताए हैं हमारी एंशिएंट नॉलेज ट्रेडिशन में। महाकाल यानी हम भगवान शंकर को महाकाल कहते हैं और महाकाल के हाथ में काल का नियंत्रण है। तो काल काया को किस तरह से जीर्ण करता है और उस जीर्णता को, उस रुग्णता को किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से उसको काया का जो स्वरूप है उसको मेंटेन रखा जाए, इसके लिए महाकाल ने ही अपने ही श्रीमुख से कई औषधियों को बोला है मनुष्यों को, और मनुष्यों ने फिर इसको आगे बढ़ाया है। तो ऐसे ही एक रसायन है जो महाकाल ने मनुष्यों को बताया और बाद में मनुष्यों ने इसको आगे बढ़ाया, और ये है पारे से बनी हुई भस्म। पारद, जिसको हमारे यहाँ धातु है, रस कहते हैं, और इस पारे से रस सिद्ध किया है आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष चंद्र जी ने। सुभाष चंद्र जी से हमारे कुछ एपिसोड पहले भी हो चुके हैं। आज हम फिर से गुरुवार के दिन उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, और कई बार संभव होता है, कई बार संभव नहीं होता है, लेकिन आज भी गुरुवार है। और गुरुवार का मतलब ये कि हमारी एंशिएंट नॉलेज ट्रेडिशन में गुरु जो हैं, महायोगी गुरु शंकर भगवान कहलाते हैं। और यदि गुरु परंपरा की बात करें तो फिर बाद में देवताओं के गुरु बृहस्पति को माना जाता है। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो बृहस्पति के नाम से जो वार है, इस वार को हम आयुर्वेद की इस विशिष्ट प्रणाली को, जो कि हमारी पुरातन शैली है, भारतीय पुरातन चिकित्सा पद्धति है, इसको लेकर आपके समक्ष आते हैं। किस तरह से 100 वर्ष का जीवन बिना किसी रोग के यानी निरोगी होकर जिया जाए। सबसे पहला सुख निरोगी काया को बताया गया है। तो इसका क्या फार्मूला है और वैद्य सुभाष चंद्र जी ने इसमें अपना क्या योगदान दिया है, आज उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। रस सिद्ध उन्होंने किया है, वो रस सिद्ध क्या है ये आज हम बातचीत करेंगे। तो स्वागत करते हैं वैद्य सुभाष चंद्र जी का। स्वागत है वैद्य जी आपका। नमस्कार। नमस्कार, आपको भी नमस्कार जी। तो आपके साथ जब प्रोग्राम हमने किए तो उसमें कुछ लोगों के सवाल ये आए हैं कि बाजार में जो भस्म मिलती है, रसायन मिलते हैं, उसमें पारे की भस्म भी मिलती है बाजार में, आयुर्वेद की सिद्ध की हुई। आयुर्वेद की कई फार्मेसी जो हैं वो बाजार में दुकानों पर बेचती हैं, जिसमें पारद भस्म भी लिखा हुआ है और ताम्र भस्म भी लिखा हुआ है। अन्य भस्म भी आती हैं, स्वर्ण भस्म वगैरह भी आती हैं, योगेंद्र रस वगैरह में जिस तरह की भस्मों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाजार में जो उपलब्ध रसायन हैं उनसे आपका रसायन किस तरह से भिन्न है, ये आप हमारे व्यूअर्स को जरा बताइए, समझाइए। रसायन के क्षेत्र में हमारे मध्यकाल में 800 ईसा पूर्व नागार्जुन बहुत बड़े सिद्ध ऋषि मुनि हुए हैं, और उन्होंने अपने समय काल के अंदर जरा व्याधि नाशक एक यक्षिणी कृपा से रसबंध की बहुत सी क्रियाओं को जाना था, और ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने रसबंध से स्वर्ण निर्माण भी किया था। बाद में वो क्रियाएं कालांतर में थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते लुप्त होती चली गई, और बाद में आते आते जो उन क्रियाओं का स्वरूप इतना बिगड़ गया कि वो बाद में उनका स्थान कूपीपक आदि अनेक रसायन विधियों ने ले लिया। जो आजकल अधिकतर जो बढ़िया रसों की जो क्रियाएं हैं उनमें कूपीपक रस भस्म ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि स्वर्ण जारित कुछ कूपीपक रस भस्म होते हैं, जो ऊपर स्वर्ण के साथ जारण होकर के, जो पारद गंधक के साथ जारण होकर के भट्टियों में 40, 42, 45 3 दिन आग लगने से ऊपर लगता है, उसको खुर्च करके जो इकट्ठा करते हैं। इसी प्रकार से रस संदूर की प्रक्रिया है।
परंतु रस सिद्धि में रसबंध का सबसे बड़ा महत्व है। अगर शरीर को आपको वाकई निरोग बनाना है, वाकई एक तरीके से कायाकल्प करना है शरीर का, यानी शरीर को बहुत समय तक स्थिर रखना है, तो उसमें यानी रस शब्द का अर्थ ही, अगर शाब्दिक अर्थ उसको निकालते हैं, एक शैल यानी शैल प्रक्रिया होती है। रस रस जैसे कोश, हमारी जो शैल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसका संबंध रस से होता है। यानी जीवन का आधार हमारा रस ही है। किसी भी कारण से हमारा रस शरीर में दूषित होता है, तो हम उसी प्रकार के अलग अलग रोगों से हम जो है बीमार होते हैं। उनकी जांचें होती हैं, वैज्ञानिक स्तर पर उनके ब्लड के परीक्षण किए जाते हैं, देखी जाते हैं किस प्रकार की चीज को मतलब ब्लड में आई हुई है, और फिर उसी प्रकार की चिकित्सा दवाएं उनको दी जाती हैं उस रोग के हिसाब से, जिस प्रकार का भी कोई इन्फेक्शन या जो भी शरीर में आता है। तो ये सारी चीजें हमारे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पद्धति में। परंतु जो रसायन होता है कि हम जो, अगर हमने सही वाकई पारद को शोध करके रस बना लिया, तो वो शरीर में स्वतः ही जा करके पूरे शरीर में फैल जाता है। यानी अंतिम कोशिकाओं मतलब पूरे शरीर में फैलता है। जब शरीर में फैलता है, तो जैसे ताम्र जारित रस भस्म की बात कही है दीर्घ जीवन के लिए, तो उसमें क्या होता है कि ताम्र में श्वेत कण ज्यादा होते हैं। यानी रस धातु जो होती है वो दरअसल श्वेत कणों को बढ़ाती है ब्लड के अंदर। हमारे जीवन की ऊर्जा का मुख्य आधार ये ब्लड के अंदर जो प्लेट्स होती हैं, कण होते हैं, जैसे श्वेत कण और रक्त कण, दो प्रकार के कण होते हैं। जिस प्रकार से ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के द्वारा कोई भी आवेश से जैसे वैद्युत ऊर्जा का संचार होता है, आवेश की गति पैदा होती है। इसको थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं व्यूअर्स के लिए, आजकल की भाषा में इसको क्या कहा जाता है। एक होता है रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, आरबीसी कहते हैं इसको। अच्छा। और एक होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ, तो एक होता है रक्त रुधिर कण, और दूसरा होता है सफेद रुधिर कण। इनको हिंदी में यूं परिभाषित किया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की जांच में, ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जांच में आती है। और डब्ल्यूबीसी का जहां तक वैद्य जी कह रहे हैं, वो बेसिकली फाइटर फौज है, मतलब शरीर की जो सेना है वो डब्ल्यूबीसी होती है। जो आरबीसी है वो उसको मेंटेन रखती है, ब्लड का फ्लो रखती है। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है, कहीं भी इंफेक्शन शरीर में होता है, चाहे कोई फोड़ा भी हो गया हो, चाहे कोई कट लग गया हो, तो डब्ल्यूबीसी भागकर पूरी इकट्ठी होकर, सारे सेल्स इकट्ठे होकर वहां पहुंचते हैं पहले, और उससे फाइट करते हैं। तो जैसे भारत पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर हमारी सेना तैनात है, ऐसे ही शरीर में जो सेना है वो डब्ल्यूबीसी है। जी, आप कुछ कह रहे थे। वो जो सेना है, जो डब्ल्यूबीसी है, रस उस सेना को एक अलग से फोर्स बल देता है। यानी वो डब्ल्यूबीसीओ को बढ़ाता, शरीर के अंदर जो श्वेत कण है उनकी इतनी वृद्धि, उसमें श्वेत कण इतने उनको शक्तिशाली बनाता है कि उसमें आने वाला ब्लड में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रमित वायरस वगैरह है, वो उस पर हावी हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे बुखार का ही ले लीजिए, ये बुखार क्या, मलेरिया का ही वायरस ये ले लीजिए जी। तो ये जो, अगर हमारी डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, तो वो एक आध दिन झुरझुरी बुखार आ जाएगा, वो अपने आप इसको खत्म कर देगी। यानी उसको दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक आध दिन हो सकता है उसे सिस्टम आ जाए, लेकिन बाद में पता पड़ा वो तो ठीक हो गया अपने आप ही, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारी वो जो श्वेत रक्त कण है, उनकी शक्ति पर निर्भर करता है हमारा जो पूरा शरीर है। हमारे शरीर में जितना अधिक श्वेत रक्त कण पैदा हो जाएंगे, हम उतनी ही दीर्घायु के लिए, हम ये समझ लिए, हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। और अगर किसी भी कारण से वो श्वेत कण नष्ट होते हैं, तो ये समझ लीजिए हम अपने जीवन की ऊर्जा शक्ति को नष्ट करके मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल पक्का मैं आपको आज बता रहा हूँ। रसायन में क्या होता है कि जो रसायन चिकित्सा पद्धति होती है, जैसा कि अब हमने शोध किया, गहन शोध किया है, हमने इस अपने शोध में हमारे शोध में ये बात सामने आई है कि रस जब तक सिद्ध नहीं होगा, कि जब तक रस बंध में किसी भी धातु की स्वर्ण की जारना करने से स्वर्ण सिद्धि होती है, और ताम जारना करने से तामेश्वर आदि रस सिद्धि होती है। तो स्वर्ण भस्म की सिद्धि भी लोग मकरधा चंद्रोदय वगैरह इनके लिए करते हैं, लेकिन वो चिकित्सा बहुत महंगी होती है, उसे आम या मध्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाएगा। सच बात तो यह है कि इतनी महंगी
आजकल 70-71 हज़ार रुपये का 10 ग्राम सोना है, और उसको फूंकने के बाद में, और उसमें फिर भी भारत वगैरह और रासायनिक खर्चे, तो वो बहुत एक तरीके से बहुत उसमें। दूसरा कि जो हमने जो जिस रस पर काम किया है, उसमें हमने ताम्र जारण से रस बनाने की इसलिए कोशिश की थी कि ताम्र धातु में सब धातुओं की अपेक्षा शरीर को ज्यादा निरोग बनाने की शक्ति होती है। कि ताम्र को का वैज्ञानिक आधार है, ताम्र ताम्र अपने में खुद एक विष होता है। जिस प्रकार से ताम्र को भी विष धातु मानते हैं, परंतु अगर ये परंतु ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में, ताम्र पारद के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में यदि अग्नि पैदा हो जाती है, यानी स्वतः जलने वाली अग्नि पैदा हो जाती है, इनके संयुक्त कण हो आपस में, मतलब स्वतः इनमें के अंदर इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि उनमें से अग्नि मतलब वो जारित होने लगे अपने आप, मतलब फूक करके, मतलब यहाँ यहाँ थोड़ा सा इसको खोल खोल के आपसे बात कर लेते हैं कि जैसे आपने अभी इशारा किया था कि वो कुरच लेते हैं उसको, तो जैसे काजल बनाया जाता था कोई टाइम में, जैसे कि दिया नीचे रख दिया और सरसों का तेल रख दिया या घी रख दिया और उसके ऊपर कुछ रख दिया, तो उसको काजल को फिर खुरच लेते थे। तो वो तो हो गया काजल, यानी कि वो जो जलावट है उसको खुरच कर वो आंखों में अंजन वंजन लगाते थे लोग, ठीक है। तो आपका कहना यह है कि आपका जो ये प्रयोग है, जो रस सिद्ध प्रयोग आपने किया है, रस सिद्ध जिसको सिद्ध योग कहते हैं, यह आपने जो किया है, इसमें आप खुरचना नहीं करते हैं, आपको जो धातु स्वतः जो जली हुई है उसमें जो स्वतः ही जो अवक्रिया हो रही है, वो जो बचता है वही आप कह रहे हैं, वही रस है असल में, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो जो धातु जो जली हुई है, जो जलकर राख बन गई है, जो मैं जो बता रहा हूँ जिसमें, उसके बाद भी उसको हम राख को किसी भी कुल्हड़ में रख करके और उसमें रख करके उसको ढक करके उसको इतनी तीव्र अग्नि में तपाएं कि सुरख लाल हो जाए। बहुत तीव्र अग्नि देने के बाद में अगर वो गल करके नीचे बैठ जाती है, उसकी ढांप जैसे कोई चीज पिघलती है तब रस बनता है, जैसे चाशनी पिघल के नीचे बैठ जाए, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से एक बना हुआ रस का एक मतलब एक सैंपल दिखा देता हूँ। ठीक, अभी दिखा, एक मिनट देखिए व्यूअर्स, वैद्य सुभाष चंद्र जी आपको वो रस दिखा रहे हैं। बाजार में बहुत सारे रस उपलब्ध हैं, पारद की भस्म भी उपलब्ध है, स्वर्ण भस्म भी उपलब्ध है, अभ्रक भस्म भी मिलती है, लो भस्म भी मिलती है। और एक बात ये कि बाजार में जो मिलती है उसमें और इसमें क्या फर्क है, ये आपके सामने है। तीव्र अग्नि में पिघल करके जो नीचे बैठा हुआ पारद का वही है। शायद आपको इधर दिख पा रहा हो, जरा इसे दिखाइए। हाँ 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 हाँ, थोड़ा ये पूरा ये इधर से भी देखिए आप, बड़ा करिए, बड़ा करिए, आप चेहरे के सामने ले आओ, अपने चेहरे के सामने ले आओ। ये हाँ हाँ, ये इधर से भी देखिए, ये नीचे इसका तल भाग है जो फूक करके लाल सुर्ख हो गया है, एकदम सुर्ख चमक रहा होगा। हाँ, अब ये पिसने के बाद में एकदम गहरा सुर्ख हो जाएगा। कब? जब इसे मर्दन करेंगे तो एकदम सुर्ख रंग का सिद्ध रस बन जाएगा। क्या करेंगे इसका? जब इसे हम मर्दन करेंगे खरल के अंदर, अच्छा खरल में, हाँ, तो ये बहुत गहरे रंग का सुर्ख पाउडर हो जाएगा, लाल रंग का मतलब। हाँ गहरे। और इसी रस से ही स्वर्ण भी, ताम्र का स्वर्ण भी बन सकता है। ये भी मैं पक्का बता रहा हूँ। इसी में इसका हम इसको हम वेद संस्कार से गुजार दें तो यह रस ताम्र को भी स्वर्ण कर देगा। ठीक है, आगे बात। इस रस, मेरा ये कहने का मतलब है, जो मनुष्य इस प्रकार का बना हुआ रस खाता है वह 1 वर्ष तक नियमित सेवन करे, ईश्वर के ध्यान में ले और अपने मतलब जो पाप कर्मों सबको छोड़ करके, और एक अमर हो जाता है आदमी। इस तरह के रस खा करके आदमी अमर हो जाते हैं, सब प्रकार के रोगों से मुक्त, उनको न कोई कायिक वाचिक मानसिक किसी प्रकार के संताप आदि नहीं रहती। मैं ये अपने अनुभव से सच बता रहा हूँ, और ये मेरा बहुत लंबा समय का परिश्रम है। ऐसा नहीं है, उम्र भी ऐसा नहीं है, जो सच है वो दिखता है। मेरी उम्र 72 साल हो चुकी है, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ, युवा हूँ। मेरा दावा है कि अगर कोई संत महात्मा हो तो मेरे सामने खड़ा होकर दिखाए। अगर यही बात है तो है, लोग मिथ्या अपवाद करके कोई घुटनों के दर्द की, कोई इस तरह की ये चीजें सब धन कमाने का इतना बड़ा लोगों ने गोरख धंधा बनाया हुआ। मैं सच बता रहा हूँ कि इन आयुर्वेद के नाम पर इन लोगों ने इतना बड़ा, ऐसे लोगों से घृणा होती है। सत्यता से लोग बहुत ज्यादा दूर हैं, खुद मरने और बुढ़ापे की स्थिति में जा रहे हैं, लेकिन धन झूठा साचा बोल करके, कोई बड़े बड़े आदमियों से एडवर्टाइजमेंट करा करके, कोई ऑयल का, इसके बारे में अभी कभी दोबारा बात करेंगे। आज हम सब विषय पर रहते हैं। विषय की बात यह है व्यूअर्स की, जो
वैद्य जी बता रहे हैं, बात ये है असल में कि बाजार में जो रस उपलब्ध हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है। वो जिस तरह से बनाए जाते हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया थोड़ी सी अलग भी हो सकती है। हो सकता है कि वो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे भी हों और वो विधिवत बनाए गए हों, इससे कोई कहने में गुरेज नहीं। लेकिन वैद्य जी का जो कहना है वो ये है कि जो इसकी प्रॉपर जो प्रोसेस है, इसका जो पूरी विधि है वो वैद्य जी काम में लेते हैं। और आपके सामने अभी दिखाया उन्होंने जारण किया हुआ, जारण का मतलब जलाया हुआ, धातु को जलाकर धातु स्वतः जल जाए, ये इनका कहना है। उसका कोई काजल वाजल नहीं है, कोई खुरस नहीं है। मेरा मतलब है रस, अब मैं फिर बताऊं, रस का मतलब है कोई चीज पिघल करके, रस पिघलता है। आप चीनी खांड कोई भी चीज ले लीजिए, वो अगर आप नमक भी ले लेंगे वो भी पिघलेगी। रस उसको कहते हैं जो पिघल करके, जब तक अगर पिघला करके खुद नीचे नहीं बैठेगा वो रस बनेगा ही नहीं। वो रस नहीं बनेगा, ये रस उसे नहीं, ये ऊपर जो गंधक जारण करके जो ऊपर से रस सिंदूर है, ये गंधक सल्फेट कह सकते हैं उसे। सल्फाइड गंधक के साथ पारे का मरकरी सल्फाइड कर करके जला करके, उसमें इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। मतलब वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। मतलब ये वो चीज है, ये वो इसे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी ये मैं जो आज मैंने, मेरा उद्देश्य था कि हिंदुस्तान को रोग मुक्त करना पूरे को। लेकिन कारण क्या है कि जहां सच है वहां कोई जानना नहीं चाहता। हमने तो फिर भी ये सोचा था कि हम केवल जो बहुत बहुत से कम मूल्य पर, कहने का मतलब है आज इसे सोने के भाव भी बेच सकते हैं हम, जो 17, क्योंकि इसमें जो गुण सोने में वो इस रस के अंदर कहीं भी उसको कहीं भी किसी तरीके से लेबोरेटरी में जांच करा ली, परंतु हमने इसको उसी लागत मूल्य पर रखा जो वास्तव में होनी चाहिए। मतलब जैसे 2000 रुपये 10 ग्राम तक होना चाहिए कम से, मतलब जो हमें जिसमें 4 पैसे हमें भी मिले, हमने वहां तक रखा। अगर एक आदमी 50 ग्राम भी इसको खाता है तो 10,000 रुपये में उसको कोई, उसने हमने उसको किसी से कुछ ले नहीं लिया, हमने उसको पूरी जिंदगी का एक ऐसी चीज उसके सामने प्रस्तुत कर दी जिससे उसकी जिंदगी बनेगी, उसकी आयु में सुधार होगा। उसके जो ऐसे रोग हैं जिनका कोई उपचार ही नहीं हो रहा है बड़े बड़े ट्रामा सेंटर में, लेकिन वो उस दवा रस के खाने से उन रोगों के उपचार में, मतलब जो उपचार होने लगे, वो लोग जल्दी से ठीक होने लगे, मतलब रोगों में सहायक हो जाए उनको ठीक करने में। ये इस तरह की चीजें हैं। आदमी के अंदर हार्ट की बहुत सारी समस्याएं, वो उसको शरीर में कभी नहीं आएंगी, कफ के दोष नहीं आए। इस तरह से सारे जो बीमारी हैं, वात पित्त आदि कफादी दोषों को कुल मिलाकर बात यहाँ ये है, इसको कंक्लूड कर रहे हैं इस एपिसोड को, थोड़े ज्यादा समय का एपिसोड नहीं बनाएंगे। कंक्लूड ये कर रहे हैं कि जब आपकी सेल्स नहीं बन जाएंगी, आपका शरीर का कोशिकाएं नहीं बन जाएंगी, तो शरीर एकदम नया बन जाएगा। तो कोई किसी भी तरह की बीमारी होने का कोई डर ही नहीं है। फिर पूरा शरीर जो है एक तरह से प्रोटेक्टेड हो गया है, सुरक्षित हो गया है, संवर्धित हो गया है। तो जब ब्लड सेल्स ही नहीं बन गए, शरीर की जो कोशिकाएं हैं, अन्य अंग प्रत्यंगों की सबकी कोशिकाएं नहीं बन गई हैं, उनमें जो भी टॉक्सिसिटी थी वो बाहर आ गई है, विषैले तत्व बाहर आ गए हैं, तो फिर वो शरीर अपने आप ही नया बन जाता है। उसमें जो पुरानापन है, जीर्णता है, वो खत्म हो जाती है। वैद्य जी का कहने का मतलब यह है। तो आज का एपिसोड यहीं कंक्लूड करेंगे। आगे भी वैद्य जी को हम आपके समक्ष लाते रहेंगे और इस रसायन के बारे में और जिस तरह का संकल्प है वैद्य जी का देश को निरोगी बनाने का, उस संकल्प के बारे में भी हम और बातचीत करते रहेंगे। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। और वैद्य जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत नमस्कार। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि चाहेंगे तो हम वैद्य जी के जो संपर्क सूत्र हैं वो हमारे इस प्रोग्राम में जब हम YouTube पर इसको डालेंगे तो YouTube में आप देख सकेंगे। YouTube में नीचे आपको लिंक में ये इनकी डिटेल भी मिल जाएगी। तो ये था आज का कार्यक्रम, आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।